सनातन पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहने वालों के खिलाफ अब साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। मथुरा में संतों का महादरबार लगा, जिसमें तमाम साधु संतों के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए और एक बार फिर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ ही सनातन विरोधियों को करारा जवाब दिया। दरअसल स्वामी मौर्य ने कहा था कि फारसी में हिंदू मतलब चोर और नीच होता है, जिसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन विरोधी राक्षस वंश के लोग हैं। स्वामी मौर्य ने कहा था कि जिसे हिंदू कहते हैं वो धर्म है ही नहीं, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। स्वामी मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म में बराबरी का दर्जा नहीं है, जिसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हमारी संस्कृति प्रभु श्री राम की परंपरा की है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग संविधान विरोधी है, तो इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि खिसियानी बिल्ली की ठठरी बंधेगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मथुरा में संतों के महादरबार में विरोधियों पर करारा प्रहार हुआ। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप है संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है। राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। कोई सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहा है, सनातन को डेंगू मलेरिया जैसा बता रहा है, तो कोई कह रहा है हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू का मतलब चोर और नीच होता है। ये बीमार मानसिकता के लोग बार बार लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं और खास एजेंडे के तहत सनातन धर्म पर निशाना साध रहे हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। तो हिंदू धर्म कैसे, हिंदू धर्म कैसे सब पूछिए तो ये फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। लेकिन वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। और इसी पर मथुरा में जब संतों ने महासभा बुलाई तो मुद्दा सनातन विरोध का भी उठा, जिसमें फैसला लिया गया कि सनातन विरोधियों का बहिष्कार किया जाएगा, सनातनियों को जागरूक करना होगा और कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, सियासी लोग को जनता ही जवाब देगी। साथ ही ये भी कहा कि विरोध करना है लेकिन उग्र नहीं होना है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी स्वामी मौर्य और उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं पर करारा हमला बोला और उन सब की ठाठरी बांध दी। ये राक्षस वंश के लोग हैं जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, रावण के खानदान के हैं। सनातन को मिटाने के लिए कंस ने भी उपाय किए, रावण ने भी उपाय किए, लेकिन हमारी संस्कृति प्रभु श्री राम की परंपरा, भगवान कृष्ण की परंपरा ना तो कोई आज तक मिटा पाया, उल्टे मिटाने वाले ही। हनुमान जी महाराज की ये जो है खिसियानी बिल्ली है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी इनकी ठठरी बन गई। मुद्दा सनातन के अपमान का है, मुद्दा इंडिया गठबंधन की चुप्पी का है और सवाल है आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक के बाद सनातन पर सीरियस अटैक कैसे होने लगे? आखिर क्यों एक के बाद एक गठबंधन साथी हिंदू के विरोध में आवाज उठाने लगे? क्या ये सुनियोजित तो नहीं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे सियासी गलियारों में उठाया जा रहा है। तो संतों ने भी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है सनातन सूर्य की तरह है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ये बहुत बड़ी लाइन है। तो विरोधियों की जो बात है वो बहुत छोटी सी है, नगण्य है। उल्लुओं के कहने से सूर्य का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता। उल्लू कहे सूर्य नाम की चीज नहीं है तो क्या उल्लुओं की बात मान ली जाएगी? क्योंकि सूर्य का सब प्रत्यक्ष करते हैं। इसी प्रकार से सनातन के विरुद्ध उटपटांग बोलने वाले कितने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। हाँ, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार संपूर्ण राष्ट्र को संगठित होकर जिसका आदि है ना अंत, जो शाश्वत है, उस सनातन के खिलाफ जहर उगलना कहाँ तक जायज है?
उस धर्म के खिलाफ सियासत कहां तक ठीक है? उसे खत्म करने की साजिश आखिर क्यों हो रही है? जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, अब उस सोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विरोधियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मथुरा में भी जब साधु संतों का जुटना हुआ तो सनातन का मुद्दा उठ गया और विरोधियों को जवाब भी करारा मिला और बहिष्कार के साथ खबरदार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप है संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है। राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक यथार्थता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। दो 2014 के बाद से काशी का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है और एक बार फिर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो काशीवासियों को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी उस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का भी शिलान्यास करेंगे जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दरअसल इस स्टेडियम में डमरू, त्रिशूल, बेलपत्र का स्वरूप दिया गया है इस पूरे स्टेडियम को। इस क्रिकेट स्टेडियम में 330 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसको बनाने में और 30.60 एकड़ जमीन पर स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। भगवान शिव की थीम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और 23 सितंबर को पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर के साथ ही गावस्कर भी शामिल होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं। बस इंतजार पीएम मोदी के आगमन का है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। काशी के कायाकल्प का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस बार वो सिर्फ जनता का अभिवादन नहीं करेंगे, बल्कि उस स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे, जिसे त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र का स्वरूप दिया जाएगा। भगवान शिव की नगरी में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम का स्वरूप भी शिवमय होगा। इसके वास्तु में डमरू, त्रिशूल, बेलपत्र और गंगा घाट का स्वरूप समाहित होगा, जिसकी तस्वीर सामने आ गई है। दरअसल 23 सितंबर को पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। 330 करोड़ रुपए से क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है और 30.60 एकड़ जमीन पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। भगवान शिव के थीम पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बनाया जाएगा। शिलान्यास में सचिन तेंदुलकर, गावस्कर भी शामिल होने वाले हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी एक बार फिर हिंदू और सनातनियों को बड़ा संदेश भी देने वाले हैं। साथ ही काशी के गंजारी में पीएम विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसी मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इसी की तैयारी को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम योगी खुद वाराणसी दौरे पर जा चुके हैं। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा करीब 5 घंटे का होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे में न केवल पूर्वांचल को पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे, उसका शिलान्यास करेंगे, बल्कि वाराणसी से ही पूरे प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे। दरअसल 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। गंगा पुत्र एक बार फिर वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मोदी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार देने वाले हैं। पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों का टारगेट,
पूर्वांचल को काशी और गोरखपुर क्षेत्र में बांटा। अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर पर नजर। आजमगढ़ सीट पर फिर कब्जे की तैयारी। यानी पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि 23 सितंबर को पीएम मोदी का 42वां काशी दौरा है। इस दौरान वो 1420 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे और अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में आज का दिन बहुत ही खास रहा। आज दिन भर यहां पर बहस चली, जिसके बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग हुई और बिल लोकसभा से पास हो गया। पर्चियों के जरिए वोटिंग करवाई गई और इस बिल को लेकर जो फैसला हुआ वो हम आपको बता देते हैं। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट इसके विरोध में पड़े। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो 2 लोग कौन हैं और किस पार्टी से हैं जिन्होंने महिलाओं का वोट तो उनको देना चाहिए था, मतलब महिलाओं का वोट तो उनको चाहिए, लेकिन जब महिलाओं के उत्थान की बात आई तो उन्हें जिस वोट की जरूरत थी वहां वो सियासतदान पीछे हट गए। उस 2 वोट के बिल के पास होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल तो पास हुआ ही, 2/3 बहुमत से पास हुआ, या कह सकते हैं एक तरफा पास हो गया। 454 वोट पक्ष में पड़े। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर वो लोग कौन जिन्होंने वोट नहीं किया। आखिर जो इस दौरान अनुपस्थित रहे और जो 2 लोग बिल का समर्थन नहीं कर पाए या नहीं किया उन लोगों ने, वो कौन है, तो बड़ा सवाल बरकरार है। इन सबके इतर महिला आरक्षण बिल पर जैसे जैसे चर्चा हुई वैसे वैसे सियासत भी होती रही, क्योंकि पहले तो विपक्ष ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन चर्चा के दौरान शर्तें लागू कर दी गई। वो भी ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की शर्तें लागू की गई और इसी पर अब सियासी गलियारों से सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा जल्द से जल्द लागू किया जाए आरक्षण बिल, तो जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। सोनिया गांधी ने कहा कि SC ST OBC के लिए अलग से कोटा हो, तो जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने मजबूत महिला आरक्षण बिल पेश किया है। जब सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल राजीव गांधी का सपना था, तब जवाब में कांग्रेस जो बिल लाई थी वो कमजोर था, ये कहना बीजेपी की ओर से, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से। और इसी को लेकर दोनों तरफ से संग्राम छिड़ा हुआ नजर आया। एक रिपोर्ट के जरिए आज दिन भर क्या कुछ घटा है सदन के भीतर, वो आपको दिखा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश किया, तो देश में चारों तरफ मोदी की चर्चा होने लगी। विपक्ष भी मोदी सरकार के स्टंट को समझ नहीं पाई और पहली बार में कांग्रेस के साथ ही BSP और समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया। लेकिन जैसे ही इस बिल की बारीकी को समझा गया, सभी विपक्षी दल नींद से जागे और फिर विरोध शुरू हो गया। और ये विरोध OBC महिलाओं को आरक्षण देने के समर्थन में था। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर चर्चा के दौरान समर्थन और विरोध के सुर एक साथ उठे, तो सदन के बाहर भी इस मुद्दे को उछाला गया और शर्तों के साथ मायावती ने कहा कि ये बिल लागू हो जाएगा, लेकिन फौरन लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन होना बाकी है।
ये बिल साफ नियत से नहीं लाया गया है। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी, और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा, और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। यानी कि बिल का समर्थन है, लेकिन शर्तों के साथ। और यही बात अखिलेश यादव ने भी दोहराई। उन्होंने कहा, जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मतलब ये कि जिस मास्टर स्ट्रोक से मोदी ने तमाम महिलाओं को साथ लाने की कोशिश की, अब उस पर सियासत हो रही है और अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है, और मुद्दा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का उठाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के इस विरोधाभास पर बीजेपी भी हमलावर है। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC/STs in the third general election. No seat shall be reserved for women in the third general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। खैर, अब देश की नजर महिला आरक्षण बिल पर जा टिकी है और उम्मीद बस यही लगाई जा रही है कि 2024 से पहले इस बिल को दोनों सदनों से पारित किया जा सके, ताकि संसद के साथ ही विधानसभा की भी तस्वीर बदले और महिलाओं को पूरा हक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राजनीति कल से ही देखने को मिली और बिल पेश होने से लेकर अभी तक अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया और बिल पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा, क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया नया ख्याल अभी अभी आया है? संसद में चर्चा महिला आरक्षण बिल पर हो रही थी, लेकिन मुद्दा जातीय जनगणना पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सदन में एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग कर दी, जिसका समर्थन इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने भी किया। यानी कि 24 के रण में एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग उठने वाली है, जिस पर संग्राम भी छिड़ने वाला है। कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं और संकेत भी यही मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के चुनावी दरवाजे पर जाति की संख्या पता करने की दस्तक फिर से जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि बीएसपी के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। इस बार समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण विधेयक पर बोलने के दौरान कहा, क्या सरकार जातीय जनगणना करवाएगी? क्या देश में जातीय जनगणना संभव है या फिर नहीं? तस्वीर साफ करनी होगी। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी जातीय जनगणना का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा चुकी है। मायावती ने भी ट्वीट में लिखा था,
देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं लगती और ये अति चिंतनीय है। जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए और इसी मांग को एक बार फिर उठाया जा रहा है। यहाँ तक इंडी गठबंधन के साथी भी देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसे डिम्पल यादव के बाद जेडीयू ने भी मुद्दा बनाया है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता, इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराएं, इसलिए कि आपको कराना नहीं। दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं और इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जातीय जनगणना से हिंदू वोट में फूट। क्योंकि यूपी में स्वर्ण मतदाता 26% है, यूपी में पिछड़ी जाति 54% है, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं और अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी की जातिगत रणनीति काम आ जाती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर दोनों विपक्षी दल गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है और तस्वीरें पहले से ही साफ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।